नमस्कार। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रबंधकीय अर्थशास्त्र इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस विषय पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में इसको कहा जाता है मांग की लोच। डिमांड का मतलब हम जानते हैं, डिमांड का मतलब होता है एक ग्राहक के द्वारा किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राएं, कुल मिलाकर के डिमांड कहलाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इस बात को मेजर किया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की डिमांड में कितना परिवर्तन होता है। इससे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अंतर है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है और कीमत घटने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें इस चीज के माप के बारे में बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होने पर उस वस्तु की डिमांड में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिमांड के परिवर्तन का एक मेजर है, मापक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेजर है जो यह बताता है कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट होगा। प्रोपोर्शनेट चेंज इसके डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स का मतलब कि मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वो प्राइस है, किसी वस्तु के प्राइस की वजह से भी परिवर्तन होता है डिमांड में। इसके अलावा किसी अन्य वस्तु के प्राइस, अगर कोई रिलेटेड वस्तु है, रिलेटेड वस्तु चाहे कॉम्प्लीमेंट्री है चाहे सब्स्टिट्यूट है, उनमें कोई परिवर्तन होता है उनकी कीमतों में, तो उसका भी असर पड़ता है। इसके अलावा कंज्यूमर की इनकम कम या ज़्यादा होने से भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा मार्केट में अन्य जो चेंजेज आते हैं उनकी वजह से भी प्रभाव पड़ता है। चाहे किसी भी वजह से प्रभाव हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें मेजर को बताता है कि उसका डिमांड पे क्या कितना मेजर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल को ही थ्योरी ऑफ डिमांड का मेजर कंट्रीब्यूटर कहा जाता है। लिप्से के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन इस तरीके से किया जा सकता है कि यह एक रेशो है उस परसेंटेज का जो चेंज इन डिमांड का परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस के साथ होता है। यानी कि यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस बात का रेशो है कि कितने प्रतिशत प्राइस में चेंज होने पर कितने प्रतिशत डिमांड में चेंज होता है। मिस जॉन रॉबिन्सन भी कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक प्रोपोर्शनेट चेंज है ऑफ अमाउंट परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू ए स्मॉल चेंज इन प्राइस। प्राइस में जब कोई स्मॉल चेंज होगा तो परचेज में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, इसी बात का मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये मेजर इसके टाइप्स हैं। इसमें इसके अलावा अन्य भी टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। जनरली जब कभी भी बात की जाती है इलास्टिसिटी के बारे में, तो सामान्य व्यक्ति का मतलब हमेशा, या सामान्य स्टेटमेंट का मतलब हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी को ही लेकर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी कमोडिटी की डिमांड को जो प्रभावित करता है वो उसका प्राइस ही होता है। इसलिए आमतौर पे इलास्टिसिटी का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी से ही लगा लिया जाता है। हालांकि यह इलास्टिसिटी का केवल एक टाइप है। तो इसको देखते हैं पहले, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस बात का मेजर है कि किसी वस्तु के प्राइस में चेंज होने का उस वस्तु के
क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या परिवर्तन हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरीके से मेजर किया जाता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी कि मांगे गए सामान की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु के प्राइस में आनुपातिक परिवर्तन, यह हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताता है। फॉर्मूला रूप में हम इसको इस तरीके से शो करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर होता है, ये माइनस का जो चिन्ह है ये हमें ये दिखाता है केवल कि इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब विपरीत संबंध होता है। जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है और जब प्राइस गिरते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। यह फॉर्मूला इसी से बना है। इससे किस तरीके से बनता है यहाँ पे देखते हैं। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, इसको लिखा कैसे जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें यहाँ पे तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि चेंज, जब भी हम प्रोपोर्शनेट चेंज देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, ऊपर हम चेंज लिखते हैं अपॉन नीचे लिखते हैं उसका ओरिजिनल अमाउंट यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और इनटू करते हैं 100। तो यहाँ पे 100 इनटू करेंगे अपॉन इसके साथ अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को जब लिखेंगे तो फिर से लिखेंगे चेंज, जो चेंज हुआ प्राइस में, अपॉन ओरिजिनल प्राइस और इनटू 100। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको लिखने पर 100 से ये 100 कट जाता है और हमारे पास रह जाता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। चेंज को डेल्टा से दिखाया जाता है। इसी फॉर्मूले को अब हम इस तरीके से कम कर सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, क्वांटिटी को क्यू से दिखाते हैं और चेंज को डेल्टा से, अपॉन क्यू जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ये चेंज इन प्राइस अपॉन पी को ऊपर ले आएंगे तो ऊपर ले जाने पे ये उलट जाएगा, यानी कि पी ऊपर हो जाएगा और चेंज इन पी, चेंज को हम डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा पी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल्टा क्यू है और जो डेल्टा पी है इसको यहाँ पे ले आए क्यू की जगह और क्यू को यहाँ पे ले गए शिफ्ट कर दिया, तो एक ही बात है और इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू में पी अपॉन क्यू। पी ऊपर है और क्यू यहाँ से आ गया नीचे, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। ये इसके विपरीत संबंध को बताने के लिए होता है, नेगेटिव का साइन केवल। इसके बाद यहाँ पे इनको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ईपी का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से है। प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि डिमांड में प्राइस की वजह से जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब चेंज से होता है, परिवर्तन से होता है। पी इनिशियल प्राइस के लिए शुरुआती प्राइस, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस के लिए, क्यू इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड के लिए और डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए। अब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी हमें यह बताता है कि वस्तु के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आता है, ठीक वैसे इनकम इलास्टिसिटी बताता है कि ग्राहक के, कंज्यूमर के इनकम में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आता है। यह मेजर करता है इस संबंध को कि किसी वस्तु के डिमांड पे उस वस्तु के खरीदने वाले कंज्यूमर के इनकम के चेंज का क्या रेशियो है। वाटसन कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है वह रेशियो जो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड को बताता है टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। फॉर्मूला रूप में इस तरीके से लिखा जाता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में आनुपातिक परिवर्तन।
फॉर्मूला रूप में ठीक पिछले की तरह यहाँ पे भी फॉर्मूला सोल्व होगा और फाइनली ये अमाउंट आ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, यानी कि आय इलास्टिसिटी, आय लोच, इलास्टिसिटी को हिंदी में लोच कहा जाता है, बराबर यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं आएगा, इनमें नेगेटिव रिलेशन नहीं होता है, ये बाई मिस्टेक है। तो इसको फॉर्मूले रूप में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू में वाई अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन डेल्टा वाई चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंटू वाई ओरिजिनल इनकम ऑफ कंज्यूमर अपॉन क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। जहां पे ई वाई का मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वाई का मतलब इनिशियल चेंज इनिशियल इनकम, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम, क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, शुरुआत में जो क्वांटिटी डिमांड की गई, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेजर है। जैसे अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी में देखा था कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज, इनकम इलास्टिसिटी में देखा था इनकम की वजह से डिमांड में चेंज, ऐसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी में हम देखते हैं कि एक कमोडिटी हमारे पास एक्स है और उस एक्स की डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो एक्स ना हो करके अन्य किसी वाई वस्तु के प्राइस में चेंज होने से जब एक्स वस्तु के डिमांड में चेंज हो जाए तो इसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं, यानी कि क्रॉस इम्पैक्ट है। एक्स का इम्पैक्ट नहीं है, वाई का प्राइस चेंज हुआ और एक्स की डिमांड में चेंज आ गया तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी दो तरह की गुड्स की वजह से होता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से होता है, एक सब्सटीट्यूट गुड्स की वजह से होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होती हैं जिनको एक दूसरे से सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। जैसे अगर चाय महंगी हो गई है तो लोग हो सकता है कॉफी यूज करने लग जाएं, टी अगर महंगी हो गई है तो हो सकता है टी से लोग कॉफी यूज करने लग जाएं, तो ये सब्सटीट्यूटेबल हैं, एक से दूसरे को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। तो अगर टी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है लोग टी छोड़ करके टी को सब्सटीट्यूट कॉफी से कर दें और इससे कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सब्सटीट्यूट गुड्स की वजह से भी चेंज हो जाता है प्राइस में, सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड के डिमांड में चेंज हो सकता है। ठीक वैसे ही रिलेटेड गुड्स होती हैं, रिलेटेड का एक पार्ट सब्सटीट्यूट, दूसरा पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जब एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम दो वस्तुएं साथ साथ यूज करते हैं। जैसे अगर हमने कार खरीदी है तो हमको पेट्रोल भी चाहिए, तो कार और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब अगर मान लीजिए कि अगर कार की कीमत गिर जाती है, कार की कीमत गिर जाती है तो हो सकता है लोग कार ज़्यादा खरीदें और कार ज़्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो फर्क पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में भी चेंज होने का फर्क पड़ता है किसी गुड पे। क्रॉस इलास्टिसिटी को मापने का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। यहाँ पे जो रिलेटेड गुड है उसके प्राइस में जो चेंज हो रहा है उससे इसका प्रतिशत माप निकाला जाता है। फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस गुड्स या क्रॉस इलास्टिसिटी कह सकते हैं, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू में पी वाई अपॉन क्यू एक्स। यहाँ पे डेल्टा क्यू एक्स का मतलब है एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी, डेल्टा पी वाई का मतलब है वाई कमोडिटी का प्राइस में चेंज, ये डेल्टा चेंज को दिखा रहा है, इंटू प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। यहाँ पे अगर गुड कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका नेगेटिव रिलेशन रहेगा और अगर गुड कॉम्प्लीमेंट्री ना हो करके सब्स्टिट्यूट है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। इसमें ईसी का मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पी वाई का मतलब इनिशियल प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई, डेल्टा पी वाई का मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई, क्यू एक्स का मतलब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स और डेल्टा क्यू एक्स का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यह बताती है कि अगर कोई फर्म अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है, एडवर्टीजमेंट बढ़ाती है तो उसका डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, इसके मेजरमेंट को एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी बताता है। फॉर्मूला रूप में प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टीजमेंट
एक्सपेंडिचर, इन दोनों के संबंध को बताता है। इससे मार्केटर या एडवाइजर ये जान पाते हैं कि उनके एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर का क्या कोई फर्क पड़ा है। यहाँ पे ई ए का मतलब एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ए का मतलब इनिशियल एडवर्टीजमेंट का खर्चा, डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड और डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? तो 5 मेजर टाइप हो सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। सबसे पहले देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक किसी कमोडिटी की डिमांड को तब कहा जाता है जब उसके प्राइस में या तो कोई बहुत ही छोटा चेंज हो या कोई चेंज ना हो और फिर भी डिमांड में चेंज आ जाए, तो ऐसे इलास्टिसिटी को परफेक्ट इलास्टिक मानते हैं। मतलब उसमें बिना प्राइस में चेंज हुए भी डिमांड में परिवर्तन हो सकता है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी मानी जाती है, अनंत, क्योंकि प्राइस में बिना कोई चेंज हुए इसी प्राइस पर क्वांटिटी ये भी हो सकती है, 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 कितना भी चेंज हो सकता है। ये एक्स जो लाइन है ये क्वांटिटी के लिए है और वाई की लाइन या वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इनको बोलते हैं। वाई एक्सिस प्राइस को बता रहा है। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को तब कहा जाएगा जब किसी कमोडिटी की डिमांड पूरी तरह से इनइलास्टिक हो, मतलब उसमें इलास्टिक हो ही ना, उसमें कोई चेंज हो ही ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कहा जाता है। ऐसा होता है अगर, तो ये यहाँ पे जो डिमांड कर्व डी है, ये डायग्राम है, ये दिखा रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व को। इसमें इलास्टिसिटी बराबर 0 मानी जाती है क्योंकि कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं। चाहे प्राइस हम ये रखें 10 रुपए रखें, चाहे प्राइस हम कम करके 5 रुपए कर दें, लेकिन जो क्वांटिटी है वो अपनी जगह फिक्स है, इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक या इसको मोर इलास्टिक भी कहते हैं, मतलब ज्यादा इलास्टिक। तो इसको ये ज्यादा इलास्टिक या मोर इलास्टिक तब होती है जब प्राइस में जितना परसेंट चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में उससे ज्यादा परसेंट चेंज हो रहा है। इसमें डिमांड कर्व इस तरीके से बनता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी कमोडिटी के प्राइस में 10% चेंज होता है और उसके प्राइस में 10% चेंज होने की वजह से उसकी जो डिमांड है उसमें 20% चेंज आ जाए, तो इसका मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, मतलब मोर इलास्टिक डिमांड है। नेक्स्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक में यह माना जाता है कि प्राइस में चेंज होने का डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें प्राइस में ज्यादा चेंज हो जाने पे भी डिमांड में कम फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस में 20% चेंज हो गया तो हो सकता है डिमांड में केवल 10% ही चेंज आए। इसको इस डायग्राम से दिखाया जा सकता है। ये डी कर्व है, यहाँ पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। नेक्स्ट और आज का लास्ट का पॉइंट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक इकाई लोच यह तब कहा जाता है जब जितने परसेंट चेंज प्राइस में हो रहा है उतने ही परसेंट चेंज क्वांटिटी में भी होता है। इस केस में इलास्टिसिटी बराबर होती है 1 के। अगर प्राइस में 10% चेंज हो तो क्वांटिटी में भी 10% ही चेंज आएगा। इसको बताता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये था डिस्कशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। थैंक यू।